गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ। सबसे पहले गॉस थ्योरम इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। पिछले 2017 से जितने भी पेपर आए हैं उसमें गॉस थ्योरम का प्रूफ ना आकर स्टेटमेंट ज़्यादा बार आया है। कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। Hello guys, welcome to NCERT classes by Bhadana. Today I will discuss about the chapter Electric Charges and Fields class 12 physics का lecture number 4. I welcome to you all to this amazing platform. आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 को और इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में एंड भी कर देंगे। तो हमारा टॉपिक चलना है एरिया वेक्टर। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉमन बातें बताई चार्ज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं। लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। लेक्चर नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। टॉपिक बहुत सारे थे, लेकिन टॉपिक बहुत सारे पढ़ाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चुनिंदा बोलते हैं ना, वे सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपको वो लेक्चर लर्न आ सके कि हमने ये पार्टिकुलर बातें उन चैप्टर्स में, मतलब उन लेक्चर्स में पढ़ी हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पूछने वाला अब हम स्टडी करेंगे। ये लेक्चर उन तीनों लेक्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे टॉपिक जो आपको चैप्टर नंबर 6 में भी काम आएंगे, क्योंकि वहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में नहीं आने का। गॉस थ्योरम जैसी थ्योरमों को पढ़ेंगे या गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस जैसी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एरिया वेक्टर आखिर में क्या होता है? एरिया वेक्टर आखिर में वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें ये पढ़ना है कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या हम गॉस थ्योरम जो प्रूफ करेंगे, हमें इन सब चीज़ों में एक वेक्टर क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जब वेक्टर को किसी एरिया से जॉइंट कर देते हैं, किसी एरिया में अरेंज कर देते हैं, किसी एरिया से अटैचमेंट कर देते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर वो एक वेक्टर होता है जब हम इसे क्या कर देते हैं, जब हम इसे अटैच कर देते हैं किसी एरिया से। दिस इज एरिया और दिस इज नोन एज वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जब हम इसे एसोसिएट कर देते हैं, द राइट वर्ड इज एसोसिएटेड। एक ऐसा वेक्टर जब हम इसे एरिया से एसोसिएट कर देते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर आर दी वेक्टर विच आर एसोसिएटेड, जो एसोसिएट कर देते हैं, विच आर एसोसिएटेड, विच आर एसोसिएटेड विद एरिया, जिसे हम एरिया से एसोसिएटेड कर देते हैं। इन क्लोज्ड लूप या इन क्लोज्ड सरफेस कह दो, ये अच्छा वर्ड है कि भाई एरिया भी ऐसा जिसका सरफेस कैसा हो, बिल्कुल क्लोज्ड हो। एंड मैं इसे ब्लैक से लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एंड द डायरेक्शन इज जनरली आउटवर्ड, एंड द डायरेक्शन इज जनरली आउटवर्ड, जनरली आउटवर्ड मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जनरली आउटवर्ड, पहले लिख देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी किताबों में डेल्टा ए से भी डिनोट करा जाता है। एरिया वेक्टर को समझाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आखिर में वेक्टर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो जाती है? देखिए एरिया वेक्टर हम एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जब हम उसे एसोसिएट कर देते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के एरिया से। एरिया भी कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस एरिया होना चाहिए, जिसकी डायरेक्शन जनरली आउटवर्ड होती। जब हम वेक्टर को एक ऐसे एरिया से कनेक्ट करते हैं, ऐसे एरिया से एसोसिएट करते हैं जो जनरली क्लोज्ड लूप का होता है और उसकी डायरेक्शन भी जनरली आउटवर्ड होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कि आखिर में जब वो वेक्टर, जब हम उसे एरिया से कनेक्ट करते हैं, एरिया से एसोसिएट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? तो जनरली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है।
नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या जानते हो, कोई मेरे पास कोई एरिया है और इस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख लेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी स्पेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास हो जाना, पासिंग थ्रू एनी स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी पार्टिकुलर सरफेस से पास हो जाना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा उस फॉर्मूले को साथ के साथ याद कर लें, क्योंकि गॉस थ्योरम जो प्रूफ होगी उसमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करा जाता है। इसका फॉर्मूला है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई किसी एरिया वेक्टर के साथ कर देते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो इट्स यूनिट, अगर मैं इसकी बेसिकली यूनिट्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने क्या यूनिट बताई, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी मैं सिर्फ आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद आ सके, जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी यूनिट बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मुझे तो पता न्यूटन पर कूलाम इनवर्स थी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, ऊपर जाएगा तो कूलाम इनवर्स आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन कूलाम इनवर्स है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में हम क्या स्टडी करते हैं, सॉलिड एंगल के बारे में आप क्या चीज़ों को जानते हो। अगर आप सॉलिड एंगल के बारे में नहीं जानते तो आप कभी भी गॉस थ्योरम को नहीं पढ़ सकते। गॉस थ्योरम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे, लास्ट लेक्चर चल रहा है। तो सॉलिड एंगल में हम स्टडी ये करते हैं कि भाई स्पेरिकल सरफेस, आपने स्पेरिकल सरफेस देखा होगा या कोई भी आप स्फीयर जब उठाओगे तो स्पेरिकल सरफेस का वो एरिया जिसका एंगल सस्पेंड होता है किसी स्फीयर के सेंटर पर। मेरे पास कोई स्फीयर है, स्पेरिकल सरफेस का वो पार्ट जिसका एंगल उस जगह पर सस्पेंड होता है जो स्फीयर का सेंटर होता है, हम उसे सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। अभी आप समझ जाओगे कि सॉलिड एंगल एक ऐसा एंगल माना जाता है, सॉलिड एंगल आर दी एंगल, कि भाई सॉलिड एंगल वो एंगल है विच द या आर द एंगल विच द, या आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखें कि भाई सॉलिड एंगल वो एक स्पेरिकल सरफेस है, सॉलिड एंगल आर दी स्पेरिकल सरफेस, सॉलिड एंगल वो एक स्पेरिकल सरफेस है विच द एंगल, जिसका जो एंगल होता है इज सस्पेंडेड टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका जो एंगल सस्पेंड होता है वो स्फीयर के सेंटर में होता है। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और किसी भी स्फीयर का एरिया हमेशा याद रखना है 4πr²। सर्कल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर्कल में और जो स्फीयर है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सर्कल का एरिया 2πr², स्फीयर का एरिया 4πr²। इसे रेडियस से अगर हम डिवाइड कर दें तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया 4π। तो सॉलिड एंगल कितना होता है 4π। सॉलिड एंगल को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, टिपिकल टॉपिक है कि सॉलिड एंगल होता क्या है। सॉलिड एंगल आप सबसे पहले अपने हाथ में या कभी भी आप इमेजिन करेंगे आपके पास कोई स्फीयर है। अगर आपके पास कोई स्फीयर है, उस स्फीयर का वो स्पेरिकल सरफेस जिसका एंगल सेंटर ऑफ स्फीयर पर सस्पेंड कर रहा है, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओमेगा इज इक्वल टू 4π, ये डायरेक्ट भी याद कर लें, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। तो स्फीयर का वो सेंटर जिसका स्पेरिकल सरफेस का वो पार्ट जहाँ पर सॉलिड एंगल
मेरे पास कोई सॉलिड एंगल है, इसके सेंटर पर जब एंगल सस्पेंड करेगा स्फेरिकल सरफेस का, हम उसे दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो आर द स्फेरिकल सरफेस विच द एंगल इज सस्पेंडेड टू द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्लियर है, नोट कर लें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ। सबसे पहले गॉस थ्योरम इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। पिछले 2017 से 2023 तक में जो पेपर आया है, या 2023 का मतलब 24 का तो नेक्स्ट सेशन निकलेगा, तो 2017 से जितने भी पेपर आए हैं उसमें गॉस थ्योरम का प्रूफ ना आकर स्टेटमेंट ज़्यादा बार आया है। कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। गॉस थ्योरम क्या है, व्हाट इज गॉस थ्योरम, या गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, गॉस थ्योरम ये बोलती है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसमें रखा हुआ जो नेट चार्ज होगा, कितने भी चार्ज यहाँ पर रखे हूँ, मैं तो एक नेट एज्यूम करके चल रहा हूँ ना, आप ऐसे मान के चले यहाँ पर 1 2 3 4 5 इमेजिन कर लो चार्ज रखे हैं, लेकिन उनका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा बराबर होगा 1/ε0 के। क्लियर इतनी बात। गॉस थ्योरम यही बताती है कि किसी क्लोज लूप में रखा हुआ जो चार्ज होगा, जो उसका नेट चार्ज होगा, वो हमेशा 1/ε0 के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि भाई इस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसमें रखा हुआ जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 1/ε0 के बराबर होगा। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, वो हमेशा बराबर होता है इसमें रखा हुआ, किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ नेट चार्ज 1/ε0 के बराबर होता है। तो 1 को तो मैं ऐसे भी छोड़ दूंगा, मतलब 1/ε0 के बराबर होगा, मतलब कि Q/ε0 के बराबर होगा। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद मुझे इसी फॉर्मूले का प्रूफ करना है। फ्लक्स के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो फाई इजिकल टू ई ए कोस थीटा, एक हमने पढ़ लिया फाई इजिकल टू Q/ε0। ये दोनों ही फॉर्मूले किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल हैं। क्लियर है इतनी बात कि भाई ये वाला एक पर्सनली क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो क्लोज सरफेस के लिए है भी या क्लोज सरफेस के लिए नहीं भी है। इसका स्टेटमेंट में अब तो आप भी लिख लोगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट को हमेशा अकॉर्डिंग के अनुसार लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इसमें पैदा होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the net charge, is equal to the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface। सिंपल सी बात थी। गॉस थ्योरम को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि मेरे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उसमें रखा हुआ जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, वो 1/ε0 के बराबर होता है। पहली बात यह है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जितना चार्ज ज़्यादा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जितना चार्ज कम उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम। क्लियर है इतनी बात कि भाई चार्ज क्या है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। गॉस थ्योरम ये बोलती है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा इतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। दूसरी बात, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि इलेक्ट्रिक जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस का, वो हमेशा बराबर होगा नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0। ये वाला वर्ड जरूर लगा लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था।
तो 1/ε0, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया मैंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना कि आपके लिए अलग से लिख दूं। तो किसी भी क्लोज सरफेस में होने वाला जो फ्लक्स पैदा होता है वो हमेशा उसका जो नेट चार्ज होता है वो 1/ε0 के बराबर होता है, इज इक्वल टू द 1/ε0 बाय द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इसे स्टेटमेंट को भी थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय। ठीक है, अभी हमें स्टडी करना है कि हम इस फाई इज इक्वल टू Q/ε0 वाले फॉर्मूले को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आप एक दोबारा से फिर क्लोज सरफेस बनाएंगे। आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई नेट चार्ज रखा है। अब सिंपल सी बात है, जब चार्ज बहुत छोटा है, एक पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बहुत स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर स्मॉल एरिया से निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जनरली आउटवर्ड होती है किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन जनरली आउटवर्ड होगी। अब अगर मुझे गोस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q/ε0 को प्रूफ करना है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां से फॉर्मूला पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है बिल्कुल। थीटा बिल्कुल 0 होगा। उसका रीजन सिंपल सी है कि जब एरिया बिल्कुल माइन्यूट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली आउटवर्ड है तो थीटा 0 होगा। तो अगर आप सिंपल सी बात में याद रखें कि अगर मैं एरिया को स्मॉल कंसीडर करके चल रहा हूं, मैंने एक एज्यूम कर लिया कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है। आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल माइन्यूट चार्ज है। अगर मैं माइन्यूट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूं तो मैं उसे d∅ बोलूंगा। ठीक है, उसके एरिया को मैं dA बोलूंगा। अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई अभी मैं जो है स्मॉल फ्लक्स निकाल रहा हूं किसी स्मॉल नेट चार्ज की वजह से। ठीक है, मैंने एज इट इज वैल्यू रखी कि भाई d∅ इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से है, पॉइंट चार्ज, तो 1/4πε0 Q/r²। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या है? डी। अभी मैं आपको सॉलिड एंगल बता के चला हूं कि सॉलिड एंगल वो स्फेरिकल सरफेस का वो पार्ट जिसका जो एंगल होता है वो सस्पेंड करता है किसी स्फीयर के सेंटर पर। तो सिंपल सी बात है कि भाई उसका फॉर्मूला क्या था कि हम उसे ओमेगा से डिनोट कर रहे थे, 4πr²/r²। अब मैं इस 4πr² की जगह पर एरिया भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो किसी स्फीयर का ही तो एरिया है। तो मैं यहाँ पर dA/r² की जगह पर ओमेगा लिख सकता हूँ क्या? तो d∅ इज इक्वल टू 1/4π या Q/ रख दें, 1 की जगह पर तो आप नेग्लेक्ट भी कर दो इसे, Q/4πε0। क्लियर इतनी बात? Q/4πε0 dA/r² की जगह पर मैं क्या लिख दूं? ओमेगा लिख सकता हूं। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस का, तो मैं स्मॉल जो हमारा स्मॉल फ्लक्स निकल कर आया मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं। तो मैं क्या कर दूं? d∅e का क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/4πε0 ओमेगा इंटीग्रेशन। जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, Q/4πε0 और ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा। जब हमारा ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा तो ये वाली बात अलग चल रही है। तो आप फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा को हम बराबर लिखते हैं कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 4π, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो ओमेगा को मैं क्या लिख दूं? 4π से 4π कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? Q/ε0। दिस इज प्रूफ ऑफ गोस थ्योरम। हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे गोस थ्योरम का प्रूफ समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है? ये हमारा गोस थ्योरम का प्रूफ है बेसिकली। तो कुछ नहीं करना, गोस थ्योरम दो बातें याद रखनी है कि किसी क्लोज सरफेस में पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा बराबर होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस 1/ε0। पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसके अंदर जो नेट चार्ज है
वो बराबर होगा 1/ε0 के। क्लियर है इतनी बात? तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलेंस नोट। देखिए 1 अगर मैं q इंटू 1 करूँ तब भी तो 1 ही आता है। तो गॉस थ्योरम ये बता चुकी है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अभी ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा कि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से उठाकर किसी सिलेंडर में रख दूँ तो क्या इतना ही फ्लक्स निकलेगा जब स्पेयर में ही चार्ज रखा था? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हमेशा गॉस थ्योरम डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया बट गॉस थ्योरम डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। गॉस थ्योरम हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये बातें आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ समझ में आने लगेंगी। दूसरी बात यह है जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें पैदा होने वाला फ्लक्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वो गॉस थ्योरम ये बता चुकी है कि जितना जो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, जो भाई जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फ्लक्स, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो हमेशा बराबर होगा इसके नेट चार्ज के 1/ε0 के। तो नेट चार्ज के 1/ε0 के। हमने ये सिंपल प्रूफ कर दिया। किसी एक पॉइंट चार्ज को मान के चल लिया कि भाई अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाल दूं, स्मॉल एरिया की वजह से निकाल दूं, तो फिर मैं बाद में इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो वैल्यूज रखी, आंसर लाए, इसे नोट कर लें। टॉपिक है चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि हम चार्ज को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में समझ सकें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। इतने हम गॉस थ्योरम को समझना पॉसिबल नहीं है। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी जिसे हम बोलते हैं, ये है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज़ अ रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोट एज या इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा चार्ज अपॉन लेंथ, या डी क्यू अपॉन डी एल भी हम उसे बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती हैं। अब इसकी यूनिट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एमसीक्यू में आया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो यूनिट आपको बनानी सीखनी पड़ेगी। इट्स यूनिट इज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है, बिल्कुल बात सही है। डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब है, लेंथ की यूनिट मीटर है, और अब ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स में चेंज हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इट इज अ रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? बस एरिया आ जाएगा। कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। गॉस थ्योरम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा को हम चार्ज पर यूनिट एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज कूलाम्ब मीटर -2। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इट इज़ अ रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बस यहाँ पर आपको वॉल्यूम लिख देनी है। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, हम इसे रो से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ रेशो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अपनी अपनी इच्छाएं। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज कूलाम्ब मीटर -3। क्लियर है इतनी बात? इसे नोट कर लें, इसके बिना गॉस थ्योरम को समझना पॉसिबल नहीं है।
सबसे पहली एप्लीकेशंस, जब हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहली जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है वो है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी इनफाइनाइटली और पॉजिटिवली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिख लेंगे, लॉन्ग वायर की वजह से, कि हमारे पास कोई लॉन्ग वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है और हमें उसके इनफाइनाइटली पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो मेरे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर डायग्राम बना लिया। अब इसकी वजह से किसी पार्टिकुलर पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है, वो भी बात सही है। अब गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, तो मुझे इस पी पॉइंट को किसी पार्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा। मजबूरी है कि भाई जब गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ही क्लोज सरफेस के लिए है, यहाँ से यहाँ तक की मैंने इसकी डिस्टेंस r मान ली और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ l मान ली। अब जो ये लेंथ l है मैं उसे आंसर में नहीं लाना चाहता क्योंकि हमने ये चीज़ें लेट करी हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर मुझे 3 एरिया दिख रहे हैं, एक एरिया A1, एक एरिया A2, एक एरिया A3। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस के लिए जनरली आउटवर्ड रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर। अब 3 सरफेस है, मुझे तीनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा अलग अलग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि भाई फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, हम वो एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर तीनों सरफेस के लिए अलग अलग। हमें गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं लगाना। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या प्रोग्रेस है। तो मुझे फ्लक्स निकालना है तीनों सरफेस के लिए, तो ई ए कोस थीटा, या अगर मैं बिल्कुल जनरल मेथड से आपको सिखाने लगूं तो फाई E1 प्लस फाई E2 और प्लस फाई E3, तीनों सरफेस के लिए, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। अभी फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, तो ई A1 एरिया A1 कोस थीटा प्लस ई एरिया A2 कोस थीटा प्लस ई एरिया A3 कोस थीटा। अब A1 इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया A1 का 90 डिग्री एंगल, A2 का 90 डिग्री एंगल, A3 का 0 एंगल है। तो E1 कोस 90 और कोस 90 हो गया 0, E2 कोस 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। E3 का क्या हो गया, कोस 0 और कोस 0 होता 1, तो फाई E निकल कर आ गया EA3, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चलूं, क्योंकि गॉस थ्योरम ने भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही तो बताया है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक मतलब गॉस थ्योरम के अनुसार चलूं कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो फाई E हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो EA3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब एरिया E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी E इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, अब ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है। जब हम स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो उसके एरिया 4πr², सर्कल के बारे में बात करते हैं 2πr², लेकिन सिलेंडर के बारे में डिस्कस करे जा रहे हैं, सिलेंडर की लेंथ के बारे में डिस्कस करा जा रहा, सिलेंडर के CSA के बारे में डिस्कस करा जा रहा, 2πrh के बारे में डिस्कस करा जा रहा, तो इसका एरिया हो गया 2πrh। अब हाइट को हमने सिलेंडर की क्या मान रखा, लेंथ, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2πrl हो गया, L हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम किसी चीज़ को लेट करते हैं तो वो चीज़ हमें आंसर में नहीं लानी। तो हमने क्या करा, हमने पढ़ा कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है या जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होती है। तो मैं E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नोट कर दूं,
Q और L की जगह पर हमने लैम्डा लिख दिया। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइटली पॉजिटिव लॉन्ग स्टेट वायर की वजह से कितनी होती है, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लें। अब हम एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की। भाई मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपने कोई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट बना ली, उस पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब फिर से वही रिपीट बात है कि हमेशा गॉस थ्योरम किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालनी है, मैंने उस सरफेस को किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, मैंने उस पॉइंट को किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दिया, और उस जो हमने वो क्लोज सरफेस निकाला है हमने किसी उसे CS से यानी कि सिलेंडर के अंदर रख दिया। सिंपल सी बात थी। अब इसके अंदर भी मुझे दो ही एरिया दिखाई दे रहे हैं। एक एरिया A2 मान लिया, इसे मैंने A1 मान लिया, और ये मैंने मान लिया A3। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो जनरली आउटवर्ड होगी, इधर होगी, इधर होगी। अब सिंपल 3 एरिया हैं, मैंने तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले वाला फॉर्मूला लगाया, तो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। जब हमने फाई का फॉर्मूला लगाया तो EA1, एरिया A1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोस थीटा प्लस EA2 कोस थीटा प्लस EA3 कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है एरिया 1 के लिए, एरिया 2 के लिए। तो अब की बार इनके बीच में लगने वाला एंगल 0 है, तो EA1 का एंगल 0 हो गया। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। EA2 के लिए कोस 0, और EA3 के लिए अब की बार क्या हो गया, एरिया A3 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थीटा हो गया, वो क्या हो गया 90, तो ये 3 हो गया कोस 90। कोस 90 0 होता है, तो फाई E आ गया हमारा EA1 प्लस EA2। अब मैंने यहाँ से मैं एक बात एज्यूम कर लूँगा कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि A1 प्लस A2 हमेशा A होंगे, तो फाई E क्या हो गया, अगर ये A होंगे तो ये क्या हो गया A और A, तो 2EA हो गया। भाई मैंने मान लिया कि A1 और A2 को मैं A1 लेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2EA1 हो गया। ठीक है, यही वाली बात है। बिल्कुल इतने समझे इस वाली बात को कि हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के सबके अलग अलग तरीके हैं कि भाई मैं A1 और A2, जो A1 है A2 को मैं क्या मान रहा हूँ, मैं जो है जी से A मान रहा हूँ, तो EA प्लस EA क्या हो गया 2EA हो गया। तो अब 1 को छोड़ दें। ठीक है, अब अगर मैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अनुसार फाई देखा, अगर मैं गॉस थ्योरम को लगाना चाहूँ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि हम एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम की पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का उसके नेट चार्ज के 1/ε0 होता है। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे मैंने 2 मान लिया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं कर दूं, तो जो फाई होगा या जो 2EA होगा वो बराबर होगा Q/ε0 के। क्लियर है इतनी भी बात? बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपने ये चीज़ों को कर लिया। सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज प्लेन शीट की वजह से, वो E σ/2ε0 होती है। ठीक है, ये भी बात सही है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ, ध्यान से देखना, E Q/ε0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, अब Q/A हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज और एरिया के रेशे को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो Q/A की जगह पर सिग्मा आ गया, तो E σ/2ε0। तो अगर आपसे कोई कॉमनली पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड
जो निकलती है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से, वो E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। नोट कर लें। लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी थिन स्पेरिकल सेल की वजह से। स्पेरिकल सेल एक ऐसा स्पेयर, जैसा आपने बैलून देखा होगा, बैलून की जो कवरिंग होती है वो बड़ी थिन होती है, तो उसी तरह से हमें किसी थिन स्पेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो मैंने एक थिन स्पेरिकल सेल ड्रॉ कर ली। अब वो थिन स्पेरिकल सेल, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैं बाहर निकालूं, अंदर निकालूं, पॉइंट पे निकालूं, 3 केस हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम किसी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर। अब मैंने यहां पर कोई चार्ज लेट कर रखा, इस थिन स्पेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल आर और क्लोज सरफेस की स्मॉल आर। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। और इस थिन स्पेरिकल सेल पे जो चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं आउटसाइड द सेल, कि भाई कोई बाहरी कोई पॉइंट है आउटसाइड द सेल, कि भाई मैंने कोई इस सेल के बाहर कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, सेल है, इस सेल के बाहर मैंने यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट एज्यूम करा है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मेरे पास अब की बार सरफेस तो एक ही है ना, तो जब मैं फाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब थीटा क्यों 0 होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरली आउटवर्ड होगी। ठीक है, थीटा 0 है तो फाई ई का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला देखता हूं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कि भाई अगर मैं गॉस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखता हूं तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं कर दूं तो ए बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जो एरिया है, हम सबसे पहले जो बात डिस्कसमेंट कर रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, जब हम किसी आउटसाइड द सेल पर जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, जब हम सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम किसी क्लोज्ड सरफेस की रेडियस को लेंगे। अब की बार जो मैं यहाँ पर एरिया लूँगा, तो जो मैं एरिया है, क्या मैं इस स्पेरिकल सेल का एरिया लूँगा या मैं किसी क्लोज सरफेस का एरिया लूँगा? बताइए, आप कमेंट करिए। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो हमें एरिया लेना है वो स्पेरिकल सेल का लेना है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जो गॉस थ्योरम है वो एप्लीकेबल है ना किसी थिन स्पेरिकल सेल, हम गॉस थ्योरम से ही तो निकालना चाह रहे हैं। तो जो यहाँ पर एरिया लगेगा, सबसे पहले जो एरिया लगेगा वो स्पेरिकल सेल का लगेगा, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, अब हमने पढ़ा कि जो हम सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं चार्ज की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। और एरिया अब की बार मैं थिन स्पेरिकल सेल का ले लूँ 4πr², 4π से 4π कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाती है वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन में स्मॉल r²। तो ये तो हमने आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। दूसरी बात, अगर मुझे किसी इस स्पेरिकल जो थिन स्पेरिकल सेल है इस सरफेस पर कोई P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहले तो हमने आउटसाइड द सेल निकाली, अब स्पेरिकल सेल पर निकालनी है, इनसाइड या आप कह सकते हो इन द सरफेस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सरफेस पर निकालनी है तो कैपिटल R स्मॉल r बराबर हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r² आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर हमें कोई इनसाइड द P पॉइंट पर निकालनी है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इनसाइड निकालना चाह रहे हैं, इनसाइड द पॉइंट, तो वहाँ पर चार्ज 0 होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी।
तो एप्लीकेशन में आपको इसी वाली बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली एप्लीकेशन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से, E = λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। दूसरी एप्लीकेशन की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी एक चार्ज प्लेन शीट की वजह से, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरी एप्लीकेशन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी थिन स्फेरिकल सेल की वजह से, सबसे पहला पॉइंट हम आउटसाइड द सेल निकाल रहे हैं तो E = σ/ε0 कैपिटल R² r²। फिर हमें किसी पॉइंट मतलब इस सरफेस पर निकालनी है तो E = σ/ε0 इनसाइड निकालनी है। चार्ज के जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नोट कर लें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है वो CBSE के 2020 में आया है, ठीक है। इस वाले की मुझे एग्जैक्ट पता है नहीं। तो सबसे पहले इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो तो देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, कि भाई ये जो चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। CBSE के 2020 में क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन गोस थ्योरम से। पहला सिंपल से आइडिया है कि पहले तो आप इसे कमेंट कर दें कि आप कभी सही कर दो इसे। तो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं पैदा हो रहा तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चारों ऑप्शन पढ़ जरूर लेने, नन ऑफ दीज होगा नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैसे हो सकते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट विद द सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, थिन स्पेरिकल सेल के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, थर्ड जो एप्लीकेशन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, थिन स्पेरिकल सेल के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है E एंड R। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is at distance of 5 cm directly above of a square side 10 cm. What is the magnitude of electric flux of a square? Hint one side of electric flux. IIT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सवाल NCERT में है, एग्जैक्ट है। अगर आप इसे कर लें तो उसे भी ना भी करें तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैं नहीं कह रहा मतलब थोड़ा बहुत भी चेंज है, एग्जैक्ट है। साइड का कुछ फर्क हो सकता है। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको हिंट वन साइड दे दिया जाए कि आपको एक साइड का फ्लक्स निकालना है तो हम सोचते हैं एक साइड का निकालना, लेकिन अगर हमें एक साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें इसका मतलब 6 साइड से मल्टीप्लाई करनी है, ये समझ के चलना है। अगर हमें एक साइड का नहीं दे रखा तो हमें एक साइड का निकालना, लेकिन अगर एक साइड का कह रखा तो 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने एक यहाँ पर क्यूब बना ली, थोड़ा रेड मार्कर कम चल रहा, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक का यूज कर लेता हूँ। कि मेरे पास कोई क्यूब है और क्यूब की 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइड। अब मुझे इन 6 के 6 साइड का फ्लक्स निकालना है क्योंकि हमें वन साइड का दे रखा है। यही तो इसमें सीक्रेट बात है। एक चार्ज है Q = 10 माइक्रोकूलम, तो मैंने इसे चेंज कर लिया 10 × 10⁻⁻6 में, कूलम में। डिस्टेंस मेरे पास R = 5 सेंटीमीटर है, चेंज कर लिया 5 × 10⁻2 मीटर में। उसके बाद स्क्वायर ऑफ साइड, साइड हमें दे रखी है 10, द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउ ऑफ अ स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हिंट, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं एक सेकंड मैच कर लेता हूं। सेंटर, सही मैच हो रहा है। तो हमें डिस्टेंस R भी दे रखी है और इसकी साइड भी दे रखी है कि भाई साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी, साइड = 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चलता हूँ, गॉस थ्योरम के अगर मैं अनुसार चलता हूँ तो गॉस थ्योरम यही बोलती है कि हमेशा φE बराबर होगा
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। वन साइड दे रखी है 6 से मल्टीप्लाई करो, चार्ज को रखो 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मैंने आपको वैल्यू पहले ही बता रखी थी। अब इसमें कैलकुलेशन में कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल होगा नहीं। जहाँ तक 3 2 जा मतलब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस के 12 अपॉन में 8.85। अब इस आगे आप कैलकुलेटर से कर लेना। 5 इंटू माइनस प्लस माइनस 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन 8.85। ठीक है, इसे आगे आप कैलकुलेशन से कर लेना, वीडियो की लेंथी ना हो। ठीक है, नोट करें। सीबीएसई 2019 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। सबसे पहले ये केस स्टडी था, मैंने इसकी ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें लिखी नहीं है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में और भी आपको बता देता हूँ कि भाई प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर ये डाइपोल बना है और इसके बीच में जो है 12 डिस्टेंस है। क्लियर है। अब 4 आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहली बात मैं बता देता हूँ, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं जिससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी ना हो जाए। आपको तुक्का नहीं मानना है, जितना पढ़ाया गया उसमें से ही ये सारा है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑप्शन में बता देता हूँ, मतलब किस तरह से बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या स्केलर और वेक्टर कुछ भी नहीं है, या नन ऑफ अबव है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्केलर है, वेक्टर है, या स्केलर वेक्टर कुछ भी नहीं है, या नन ऑफ अबव है, नेदर स्केलर नेदर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक फिक्स मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, भाई चार्ज है उसमें इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं तो उनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। क्लियर है इतनी बात। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड इनटू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, जो मैंने अभी बना भी दी हैं, तो कुछ तो सिलेंड्रिकल होंगी, सिलेंड्रिकल, और ये जो लाइंस हैं वो आपस में सिमेट्रिकल हैं, सेम हैं, तो सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल। क्लियर है इतनी बात। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये बोलता है कि भाई P इजिकल टू क्यू इंटू 2L। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कुलाम। मीटर की क्या होती है, मीटर, तो कुलाम मीटर स्क्वायर या मीटर, कुलाम पर मीटर। क्लियर है भाई। लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो कुलाम पर मीटर। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाते हो Q इंटू 2L, तो आपको कोई लेंथ दे दी 2 मीटर, तो हमेशा इस वाली बात का ध्यान रखना कि 2 मीटर सिर्फ आपको 2L की जगह पर लिखनी है, 2 इंटू 2 नहीं कर देना, ये गलती होती है। 2L का मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब L की जगह पर हमें, जब हमें 2L का यहाँ पर फॉर्मूला, तो हमें सिर्फ लेंथ लिखनी है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई चार्ज दे दिया Q इजिकल टू 20 नैनो कुलाम, हमने इसे चेंज करा 20 इंटू 10 की पावर -9 कुलाम में। डिस्टेंस मेरे पास दे दी R इजिकल टू 5 mm, मैंने इसे चेंज कर दिया 5 इंटू 10 की पावर -3 mm में। मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि P इजिकल टू Q इंटू 2L बताना। हमेशा SI यूनिट आपको फंडामेंटल में ही चेंज करनी है, तो 20 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपका हो गया 100 इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस 10 की पावर -12। मैंने इसे 10 की पावर 2 माना, 10 की पावर -12 प्लस माइनस कितने हो गए, प्लस 10 की पावर 10, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई गलती शायद नहीं हुई होगी कि भाई 20 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 की पावर -12, 100
और हाँ सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करा जा रहा है। अब आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट आएगा या अलग से कोई ऑप्शन होता है चैनल में, उस पर हम अपलोड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।